नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों। चलिए आज हम लोग गर्भावस्था का 7वां महीना के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो 7वें महीने में जैसे आपका जो बेबी है वो बहुत तेज़ी से विकास करता है, छठे से ही शुरू कर देता है, बहुत तेज़ी से 7वें में विकास करता है। तो वो पेट आपका और बड़ा हो जाएगा। तो पेट में बच्चे में भी बहुत सारी प्रोग्रेस होती हैं, तो आप में भी कुछ बदलाव आएंगे। तो आपका जो एब्डामन है वो नाभि के ठीक बराबर तक आ जाता है। तो समझ लीजिए 6 महीना पूरा हो गया, 7वां लग गया, ठीक नाभि के बराबर एब्डामन आ जाता है। तो अब पेट तनने लगेगा और खुजली आपकी पहले वीडियो में बताए हैं कि वो और बढ़ेगी। तो उसमें आपको मसाज ऑयल ले लेके करना है, खुजलाना नहीं है, हाथ से सहलाते रहना। जब भी खुजली हो हमेशा तो ऑयल लगाएंगे नहीं, लेकिन हाथ से मसाज करती रहिए। और उसको जो है कोई ऐसा बीमारी लेके न चलिए। अगर पूरे बॉडी में होता है तो उसमें भी नहाते समय ऑयल लगा लीजिए, जब भी नहाइए तब लगा लीजिए, मसाज कर लीजिए ऑयल से, तो वो सही हो जाएगा। और अगर ज़्यादा होती है तो डॉक्टर को दिखाइए। किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी से उनको एलर्जी होती है। किसी किसी को पूरे 9 महीना होता है, किसी को 9 महीना उल्टी भी होती है और ये खुजली भी होती है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा आप लोगों को। और मेरा ये वीडियो बनाने का ये तात्पर्य भी है कि बच्चे आजकल बाहर ज़्यादा रह रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, फिर नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी के सिलसिले में या लड़कियां शादी के बाद पति बाहर रह रहे हैं तो उनके साथ रह रही हैं, तो अकेले हो जा रही हैं, तो माँ और सासू माँ उनको नहीं मिलती हैं, तो उनको छोटी छोटी जानकारियों के लिए भटकना पड़ता है। तो इसीलिए वीडियो बनाया गया कि जो बच्चे बाहर रह रहे हैं वो ये छोटी छोटी जानकारियाँ ले लें। वैसे तो डॉक्टर के पास आती जाती ही रहती हैं। तो छोटी छोटी बातों से वो घबराएं नहीं। जैसे किसी को अगर चक्कर आ रहा, सर में दर्द हो रहा, या जी मिचला रहा, या बहुत आलस आता है इसमें, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये उसके साइन सिम्टम होते हैं, हो जाते हैं। और किसी किसी को भूख नहीं लगती है तो उसके लिए डॉक्टर जो है बी कम्प्लेक्स का अपना देती हैं। हाथ पैरों में जैसे झंझनाहट होने लगती है, जो चक्कर आते हैं, और कड़ापन होने लगता है, टांस लगते हैं, तो आप लोग इसके लिए वो B12 ले सकती हैं। वो डॉक्टर तो आपको एडवाइस करेंगी ही, कैल्शियम आयरन सभी देती हैं। तो जितना हो सके आप पौष्टिक आहार लीजिए, तो डाइट से ही मेंटेन करिए। उसके लिए हम नहीं चाहेंगे कि आप गोली पर निर्भर रहें, लेकिन अगर नहीं हो पाता है, कुछ वर्किंग लेडी हैं तो उतनी अच्छी डाइट नहीं ले पाती हैं, समय ज़्यादातर ड्यूटी में बीत जाता है, तो उनको तो गोली का सहारा लेना ही पड़ता। लेकिन जो अगर एडजस्ट कर पा रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, तो घर में ही ले, हर तरह के फ्रूट्स ले, हरी साग सब्जी ले, और ज़्यादा ऑयली न ले, ज़्यादा तले भुने ना सब्जियों को। तल भुन देते हैं लोग तो उसके पौष्टिक तत्व जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। यानी पूरी तरह नष्ट नहीं होते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो नष्ट हो ही जाते हैं। ज़्यादा जो छिलके उतार दिए जाते हैं सब्जी के या फल के, उसके भी पौष्टिक जो तत्व होते हैं वो छिलके में निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और नारियल पानी लीजिए, संतरे, लोग कहते हैं नारियल पानी और संतरा खाने से बच्चा जो है गोरा होता है, और उससे जो है स्किन अच्छी होती है। विटामिन सी लेने से, नारियल पानी से भी स्किन भी अच्छी होती है, और पोटेशियम मिलता है बहुत अच्छे प्रचुर मात्रा में। दूध से बनी सब चीज़ें लेनी चाहिए। ये आपको जो है पनीर की सब्ज़ी, और जो पनीर हम फाड़ते हैं उसका जो पानी निकलता है उससे आप आटा गूँथ लीजिए, दाल में डाल लीजिए, सब्जी में डाल लीजिए, चावल बना लीजिए। तो यानी उसका कोई भी तत्व आपका बाहर नहीं जा रहा, प्रोटीन भरपूर मात्रा में तब आपको मिल रहा है। और प्रोटीन से ही सेल बनते हैं, तो बेबी का जब विकास हो रहा तो उसको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, क्योंकि आपसे ही बेबी ले रहा, तो आपको डबल डोज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ज़्यादा ही पोषक तत्व लेने की ज़रूरत होती है। और जब आपकी इच्छा करे, जो इच्छा करे वो ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों से मन नहीं करता है खाने का। कुछ चीज़ मन करता है, कुछ नहीं करता है। तो जो आपकी रुचि हो, रुचि के अनुसार ही खाइए, लेकिन वो पोषक तत्व हो। और ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना लीजिए, ऑयली चीज़ों से भी जी मिचलाने लगता है, वो हैवीनेस हो जाता है, गैस बनती है। क्योंकि गैस तो ऐसे भी प्रेगनेंसी में बनेगी, पेट जब बढ़ेगा तो ये डायफ्राम तक दबाव डालेगा, तो जो उससे जो है जैसे पाचन क्रिया में थोड़ा सा बाधा आती है। तो ये चीज़ के लिए करिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अब आपको ज़्यादा बाएं करवट सोना चाहिए। 3 महीने तक तो हम चाहे जिधर सो लें, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चौथे महीने से थोड़ा सा पेट के बल सोने के लिए मना किया था, क्योंकि अब बेबी बड़ा होता है तो नहीं सोना है। बाएं करवट, दाएं करवट, पीठ के बल सो सकते हैं। लेकिन अब जो है आपको सारी करवट छोड़ के ज़्यादा बाएं करवट, क्योंकि जब हम बाएं करवट लेते हैं तो
जो हमारा स्पाइनल कार्ड भी हमको सपोर्ट करता है, और जो पाचन क्रिया है वो भी सही रहती है, और बेबी पर भी ज़्यादा बल नहीं पड़ता, क्योंकि जब बेबी बड़ा होता है तो वो हमारा यूट्रस भी बड़ा होता है तो दबाव डालता है, उधर स्पाइनल कार्ड में भी दबाव डालता है, और इधर नीचे की तरफ भी हमें जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर भी दबाव डालता है। यानी बेबी जब बड़ा होगा तो सारे अंग पर उसका चारों तरफ दबाव पड़ता है। तो हमको बाएं करवट ही ज़्यादातर लेटना चाहिए, और हमारा जो स्टमक होता है वो भी बाएं तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, तो इसलिए जो है पाचन क्रिया तब सही रहती है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सही से चलता है बाएं करवट लेटने से। बाएं करवट लेटने से हमारा खाना भी बहुत जल्दी पचता है। तो हर चीज़ के लिए हमको बाएं करवट के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, सारे जो पैथ हैं हमको ये चीज़ें बताते हैं। तो हमको जो है लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में ही सोना चाहिए ज़्यादातर। अब वैसे तो अब ये थोड़ी ना कि अब आपको तकलीफ़ होने लगी तो आप इधर न करवट ले पाएँ न उधर, कर सकती हैं, लेकिन और ज़्यादा टहलना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करने हैं। ये नहीं कि हमको लेजीपन हो रहा, आलस लग रहा तो हम लेटे ही रहें। अगर ये नहीं करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, और डिलीवरी के समय ज़्यादा दिक्कत होती है। और रही जांच की बातें, तो आप अगर रूटीन चेकअप में जाती हैं तब तो डॉक्टर आपको सलाह देते ही होंगी। बीपी चेक होती है, हाइट वेट चेक होता है, और आपका जो है ब्लड चेकअप होता है। तो शुरू में तो आपको हेपेटाइटिस बी का, एड्स का ये चेकअप तो आपको HIV जो है टेस्ट करा लेती हैं डॉक्टर, तो वो हर बार नहीं होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की कम से कम 2-3 बार चेकअप होता है। अगर हीमोग्लोबिन आपका कम है तो आपको भी सांस लेने में फूलना, जल्दी सांस फूलने लगी, सांस लेने दिक्कत, बच्चे को भी आपको दोनों को ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और सबसे बड़ी हीमोग्लोबिन कमी से दिक्कत आती है जब डिलीवरी होती है। डिलीवरी के समय अगर ज़्यादा ब्लीडिंग किसी कारण से होने लगी तो जान जाने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए हमको हीमोग्लोबिन अपना मेंटेन रखना है, BP मेंटेन रखना, उससे झटके आते हैं। और डिलीवरी के समय अगर झटके आ गए तो जानिए क्या होता है, मदर और बेबी दोनों के लिए जान का खतरा होता है। तो इसलिए हमको अपना BP भी मेंटेन रखना, और हमको प्राणायाम करना है डीप ब्रीदिंग वाले, क्योंकि पेट का हम प्राणायाम नहीं कर सकते, जैसे कपालभाति, अग्निसार क्रिया और बाह्य प्राणायाम, लेकिन हम भस्त्रिका, लंबी लंबी सांस लेने का, छोड़ने का, ये कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, ये सब प्राणायाम हम कर सकते हैं। हम प्राणायाम की भी अलग से वीडियो डालेंगे कि आप लोग प्राणायाम भी सीख लीजिए, कौन करना है कौन नहीं, और एक्सरसाइज के लिए भी कौन से हम कर सकते हैं। सारे सूक्ष्म व्यायाम हाथ जोड़ों के सब कर सकते हैं, इसमें इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो उसके हम लोग वीडियो अलग से डाल के आप लोगों को बता देंगे क्या प्राणायाम करना है क्या नहीं करना है। तो सारी जांचें हमारी हो गई, सारे हमारे क्या क्या हमें लेना है, पौष्टिक आहार हो गया, सोने का तरीका पता हो गया, और काम करना है घर का सभी, हमें सोए नहीं रहना, आराम नहीं फरमाना है। और जो वर्किंग लेडी होती है उनको तो वैसे ही काम बहुत हो जाता है, लेकिन हाँ बचा के, वज़न बहुत नहीं उठाना है, बहुत भारी चीज़ नहीं चलानी है, सीढ़ियों पर ऐसे चढ़िए उतरिए लेकिन बहुत भारी भारी चीज़ें लेकिन नहीं चढ़िए उतरिए। इन सब चीज़ों का ज़रा हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड नहीं कराए हैं तो उसको भी करा लेंगे, वैसे डॉक्टर कराई चुकी होंगी आपकी, और जो नहीं डॉक्टर के पास गए हैं तो जाके मिल के और उसको भी करा लेंगे। तो सभी चीज़ें हमारी हो गई, हम उसी के मुताबिक चलेंगे। और हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप कुछ भी हमारे बताए हुए चीज़ों को फॉलो कर ली तो बहुत खुशी होगी। हम यही चाहेंगे आप भी खुश रहें और स्वस्थ रहें, आपका बेबी भी खुश और स्वस्थ हो, हेल्दी बेबी हो। इसी कामना के साथ हम विदा लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।